नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी 2016 में, उसका जो पुराना प्रश्न पत्र है दोस्तों, उसके दोस्तों जो जीके के 50 प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को आज हम दोस्तों व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और दोस्तों अब ये प्रश्न पत्र दोस्तों थोड़ा विवादित था, क्योंकि इसमें दोस्तों लगभग 14 प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। अब दोस्तों 14 प्रश्नों को डिलीट करना कोई छोटी बात नहीं है। और आपको मैं आंसर की बताता हूं दोस्तों, और आप आंसर की देखिएगा कि ऑफिशियल जो अंतिम आंसर की जारी हुई थी बोर्ड द्वारा, RSM-SSB बोर्ड द्वारा, उसमें दोस्तों 14 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। और राजस्थान जीके के भी लगभग दोस्तों 7 प्रश्नों को डिलीट किया गया। तो ये देखिए दोस्तों आंसर की। अब ये है दोस्तों अंतिम उत्तर कुंजी जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी आपके 2016 में। 2016 प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2016, और ये दोस्तों पेपर का कोड है। और परीक्षा की दिनांक थी दोस्तों 13/11/2016। और आप देखिए दोस्तों कि कितने सवालों को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था 2016 की भर्ती में। आप देखेंगे कि पूरी आंसर की में दोस्तों डिलीट ही दिखेंगे। अब इसमें दोस्तों लगभग 14 सवालों को डिलीट किया गया। और दोस्तों 14 सवालों को डिलीट करना ये छोटी बात नहीं है। और आपके जीके के दोस्तों 101 से दोस्तों 150 तक ये प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों 7 सवालों को डिलीट कर दिया गया। तो दोस्तों ये थोड़ा प्रश्न पत्र विवादित ही था, लेकिन हम दोस्तों 101 से 150 जीके के प्रश्नों को पढ़ेंगे। और जो डिलीट प्रश्न है दोस्तों उसके भी आपको मैं सही उत्तर बताऊंगा, और बताऊंगा कि किस कारण ये प्रश्न डिलीट हुए। तो चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न पत्र की ओर और शुरू करते हैं 101वें प्रश्न के साथ। तो ये है दोस्तों आपके 101वां प्रश्न। और दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों 101वें जीके के प्रश्न के साथ। 101वां प्रश्न था दोस्तों आपके पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों पुस्तक वीर विनोद ये किसके द्वारा लिखित है, तो ये लिखित है दोस्तों श्यामल दास द्वारा। और दोस्तों ये इस पुस्तक में दोस्तों मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। और दोस्तों शुरू से लेकर 1884 तक के मेवाड़ के इतिहास का दोस्तों इस पुस्तक में विवरण है। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों आपके 3 नंबर। चलते हैं 102वें प्रश्न की ओर। अब 102वां प्रश्न है दोस्तों मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है। अब दोस्तों मेसोलिथिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों मेसोलिथिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है मध्य पाषाणिक युग। अब दोस्तों इन पाषाण काल की बात करें दोस्तों तो पाषाण काल का अर्थ था दोस्तों पत्थरों का युग। यानी दोस्तों इस काल में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी तो दोस्तों पत्थरों से छोटे छोटे हथियार और दोस्तों ज़्यादातर पत्थरों का ही उपयोग करता था, इस कारण इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों पूरा पाषाण काल आया, सबसे पहले पूरा पाषाण, इसके बाद आया दोस्तों मध्य पाषाण, और इसके बाद आया दोस्तों नव पाषाण। अब दोस्तों पूरा पाषाण की बात करें तो पूरा पाषाण को कहते हैं दोस्तों पैलियोलिथिक। पूरा पाषाण को क्या कहते हैं दोस्तों पैलियोलिथिक। और दोस्तों मध्य पाषाण को कहते हैं मेसोलिथिक, और दोस्तों नव पाषाण को कहते हैं नियोलिथिक। तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और 102वें प्रश्न का हमारे सही उत्तर क्या था कि मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मध्य पाषाण कालीन युग। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर था। चलते हैं 103वें प्रश्न की ओर। 103वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई। अब दोस्तों कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई, तो ये की गई दोस्तों डूंगरपुर के शासकों द्वारा। यानी कि ये यहाँ के राजा अपने नाम से पहले रावल या महारावल की उपाधि लगाते थे। अब दोस्तों जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के राजा राव उपाधि अपने नाम के आगे लगाते थे। कोटा की बात करें दोस्तों तो कोटा के राजा महाराव, और दोस्तों बीकानेर के बात करें तो बीकानेर के राजा भी राठौड़ थे, ये अपने नाम के आगे राव की उपाधि लगाते थे। अब मेवाड़ की बात करें दोस्तों अगर अलग से तो मेवाड़ के राजा राणा या फिर दोस्तों महाराणा की उपाधि लगाते थे। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन 2, यानी डूंगरपुर के शासक अपने नाम के आगे रावल तथा महारावल की उपाधि
लगाते थे। चलते हैं 104वें प्रश्न की ओर। तो 104वां प्रश्न है दोस्तों, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे राव माधो सिंह। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दोस्तों मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो दोस्तों राज राजेश्वर की उपाधि से किस मुगल सम्राट द्वारा विभूषित किया गया था सवाई जय सिंह को? तो ये किया गया था दोस्तों मोहम्मद शाह द्वारा। तो 4 नंबर इस दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब दोस्तों जय सिंह की बात करें तो जय सिंह द्वितीय का दोस्तों मूल नाम था विजय सिंह। मूल नाम था दोस्तों विजय सिंह। और दोस्तों इन्हें सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी। सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो औरंगजेब द्वारा इन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। लेकिन दोस्तों हमें राज राजेश्वर की उपाधि किसके द्वारा दी गई, इस प्रश्न में ये पूछा है। तो राज राजेश्वर की उपाधि दी गई मोहम्मद शाह द्वारा। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों आपके ऑप्शन 4। अब अगला 106वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? अब दोस्तों राणा प्रताप की बात करें तो राणा प्रताप का संबंध सिसोदिया वंश से था, जो कि दोस्तों सही है। और जसवंत सिंह राठौड़ की बात, जसवंत सिंह का दोस्तों राठौड़ वंश से था, ये भी दोस्तों सही है। और राजा मानसिंह की बात करें तो दोस्तों इनका संबंध आड़ा से नहीं, इनका संबंध था दोस्तों कछवाहा वंश से। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था कछवाहा वंश से। और महाराणा अमीर की बात करें तो इनका संबंध भी दोस्तों गुहिल वंश से था, ये भी दोस्तों सही है। तो दोस्तों हमें सही गलत कौन सा सही मेल नहीं है इसके बारे में पूछा है। तो ये है दोस्तों राजा मानसिंह का संबंध आड़ा से नहीं दोस्तों, इनका संबंध था कछवाहा वंश से। तो 2 नंबर दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे, उनका कालक्रम निम्नानुसार है। अब दोस्तों जो सबसे पहले और जो सबसे अंत में लड़े, इसका सही कालक्रम क्या है? अब दोस्तों तराइन के युद्ध की बात करें तो तराइन का युद्ध दोस्तों 1191 में 1191 में दोस्तों कब लड़ा गया ये युद्ध लड़ा गया 1191 में। और पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया। अब खानवा की बात करें दोस्तों तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया दोस्तों ये खानवा का युद्ध? ये लड़ा गया 1527 में। और राणा सांगा व बाबर के बीच ये युद्ध लड़ा गया। और समेल युद्ध की बात करें दोस्तों तो समेल का युद्ध ये कब लड़ा गया दोस्तों? तो ये लड़ा गया 1544 को। और ये मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। अब बंटवाड़ा युद्ध की बात करें तो बंटवाड़ा का युद्ध दोस्तों 1761 में लड़ा गया। ये कोटा के राजा शत्रु शाह व माधव सिंह के बीच ये युद्ध दोस्तों लड़ा गया। अब दोस्तों इसका कालक्रम क्या होगा? तो सबसे पहले होगा दोस्तों 1191 में जो तराइन का युद्ध लड़ा गया, यानी 1 नंबर सबसे पहले आएगा। और दोस्तों इसके बाद आएगा आपके खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया, तो 2 नंबर इसके बाद। और दोस्तों इसके बाद आएगा सामेल का युद्ध जो 1544 में लड़ा गया, तो इसके बाद आएगा 3 नंबर। और दोस्तों सबसे अंत में आएगा बंटवाड़ा का युद्ध जो 1761 में लड़ा गया, तो इसके बाद आएगा दोस्तों 4 नंबर। यानी 1 2 3 4 इसका सही क्रम होगा। तो 1 2 3 4 दोस्तों किस ऑप्शन में है? ये है दोस्तों दूसरे ऑप्शन में। तो 2 नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 108वें प्रश्न की ओर। अब 108वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है? अब दोस्तों ये किले के नाम है और ये कौन से जिले हैं उनसे संबंधित ये दुर्ग दोस्तों किस जिले से संबंधित रखता है, उनका सही युग्म कौन सा है ये हमें बताना है। तो सही युग्म की बात करें दोस्तों तो मेहरानगढ़ किला कहाँ पे है? तो मेहरानगढ़ किला दोस्तों जैसलमेर में नहीं है, ये है जोधपुर जिले में। और जूनागढ़ की बात करें दोस्तों तो जूनागढ़ जोधपुर में ना होकर ये जिला है बीकानेर में। कोसवर्धन की बात करें दोस्तों तो कोसवर्धन शेरगढ़ में है, जो कि दोस्तों आपके सही है। और दोस्तों सोनारगढ़ की बात करें तो सोनारगढ़ का दुर्ग है दोस्तों आपके जैसलमेर में, ना कि बीकानेर में। तो हमें दोस्तों सही युग्म के बारे में पूछा है तो कोसवर्धन का दुर्ग है शेरगढ़ में। तो 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले यानी 109वें प्रश्न की ओर। 109वां प्रश्न था दोस्तों, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः होते हैं। तो संत पाबू जी के शिष्य कौन होते हैं? ये होते हैं दोस्तों रेबारी जाति के। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 1। अब 110वां प्रश्न है दोस्तों, राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? तो दोस्तों राणा कुंभा को किसमें दक्षता हासिल थी? ये थी वीणा में। तो 3 नंबर दोस्तों इसका सही उत्तर था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों यानी 111वां प्रश्न है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। कोटा चित्र शैली के दोस्तों मुख्यतः विषय वस्तु क्या थी? तो ये थी दोस्तों शिकार के दृश्य या फिर पशु पक्षियों के चित्र। अब दोस्तों कोटा चित्र शैली की बात करें तो हमें इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल, कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके काल में माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों उमेर सिंह के काल में। किसके काल में माना जाता है? उमेर सिंह के काल में। और दोस्तों एक और प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकता है कि कोटा चित्र शैली के चित्रकार मुख्यतः कौन कौन थे? तो दोस्तों इस शैली के चित्रकारों की बात करें तो इस शैली के चित्रकार थे गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास और दोस्तों लक्ष्मी नारायण। ये इस शैली के चित्रकार थे। और दोस्तों इस चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके काल में माना जाता है? तो ये माना जाता है उमेर सिंह के काल में। और हमें पूछा है दोस्तों इसकी विषय वस्तु क्या थी? इसकी विषय वस्तु थी शिकार के दृश्य या फिर पशु पक्षियों के चित्र। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर था, यानी 111वें प्रश्न का दोस्तों 2 नंबर सही उत्तर था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला 112वां प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों शेख अमीमुद्दीन मीठे महाबली का संबंध किससे था? तो दोस्तों इनका संबंध था गागरोन से, यानी ए में आएगा दोस्तों 2 नंबर। यहाँ पे दोस्तों ABCD इस प्रकार लिख दीजिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये अच्छा तरीका है। और दोस्तों मौलाना जियाउद्दीन की बात करें तो मौलाना जियाउद्दीन का संबंध था जयपुर से, तो बी के नीचे आ जाएगा दोस्तों 1 नंबर। शेख नजमुद्दीन की बात करें दोस्तों तो शेख नजमुद्दीन का संबंध किससे था? तो ये था दोस्तों फतेहपुर से, तो दोस्तों सी के नीचे आ जाएगा 4 नंबर। और दोस्तों शेख बाबा इसहाक, तो इनका संबंध जो अंतिम पीछे क्या बचा है? ये बचा दोस्तों खाटू, तो डी के नीचे आ जाएगा दोस्तों 3 नंबर, यानी 2 1 4 3 इसका सही उत्तर होगा। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? ये है दोस्तों पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? अब दोस्तों इन दुर्गों में से कौन सा एक दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों कौन सा दुर्ग आता है जल दुर्ग की श्रेणी में? तो ये आता है दोस्तों गागरोन का। गागरोन का दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब ये गागरोन का दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है झालावाड़ में। ये कहाँ पर है? ये है झालावाड़ में। और ये दोस्तों आहू नदी और दोस्तों काली सिंध, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। और दोस्तों यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में दोस्तों शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर था 3 नंबर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब चलते 114 प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों संत पीपा का संबंध किस स्थान से संबंधित है? तो ये है दोस्तों गागरोन से। ये दोस्तों गागरोन के राजा थे। अब दोस्तों संत पीपा के दोस्तों मूल नाम की या बचपन के नाम की बात करें तो इनका नाम था दोस्तों प्रताप सिंह। इनका नाम क्या था? प्रताप सिंह। और दोस्तों इनके छत्री की बात करें कि इनकी छत्री कहाँ है? तो इनकी छत्री भी दोस्तों गागरोन में ही है, यानी गागरोन कहाँ है? तो ये है दोस्तों झालावाड़ में। ये कहाँ है? ये है झालावाड़ में। तो 4 नंबर दोस्तों इसका सही उत्तर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंगार चौरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब दोस्तों ये प्रश्न एक और था जो आपके बोर्ड द्वारा दोस्तों RSM SSB बोर्ड द्वारा ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था।
अब दोस्तों ये डिलीट किस कारण किया गया था, तो ये डिलीट इस कारण किया गया था दोस्तों क्योंकि इसके दो उत्तर बन रहे थे, यानी राणा कुंभा द्वारा 1448 में, सॉरी दोस्तों 1448 में इसका निर्माण करवाया गया था। अब दोस्तों राणा कुंभा के ही कोषाध्यक्ष थे भंडारी बेलका द्वारा दोस्तों 1448-49 में इसका निर्माण करवाया गया था, यानी दोस्तों राणा कुंभा और दोस्तों भंडारी बेलका द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों इसके दो ऑप्शन बन रहे थे, इस कारण दोस्तों इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले 116वें प्रश्न की ओर। 116 प्रश्न में दोस्तों सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है। तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है दोस्तों, तो ये लगता है बारां जिले में। और ये कब लगता है, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सीताबाड़ी का मेला कब लगता है। तो ये लगता है दोस्तों ज्येष्ठ माह की अमावस्या को, ज्येष्ठ माह की दोस्तों अमावस्या को ये मेला लगता है। और इस मेले की बात करें दोस्तों तो इस मेले को सहरिया जनजाति का लघु कुंभ भी दोस्तों इस मेले को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों कि सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, तो सीताबाड़ी का मेला लगता है बारां जिले में। चलते हैं दोस्तों 117वें प्रश्न की ओर। अब 117वां प्रश्न दोस्तों, रानी जी की बावड़ी का निर्माण खाली जगह के द्वारा सन खाली जगह में राजा के शासन काल में करवाया गया था, यानी रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा और दोस्तों किस शासक के काल में और दोस्तों कब करवाया गया था। अब दोस्तों ये प्रश्न भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसमें ये ऑप्शन दोस्तों गलत थे, क्योंकि दोस्तों रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया दोस्तों नाथावती द्वारा, रानी नाथावती द्वारा दोस्तों 1699 में किया गया था। और दोस्तों ये राव अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। और दोस्तों यहाँ पे आड़ी रानी दे रखा है जो कि दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों इसका निर्माण रानी नाथावती द्वारा 1699 में करवाया गया था। ये ऑप्शन गलत है, इस कारण से इस प्रश्न को भी दोस्तों डिलीट कर दिया गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया रानी नाथावती द्वारा राव अनिरुद्ध सिंह के काल में और 1699 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों अगला और 118वां प्रश्न है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। अब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की बात करें दोस्तों तो हिंदी में इसको हम जानते हैं नरेंद्र मंडल नाम से, इसको हम जानते हैं दोस्तों नरेंद्र मंडल नाम से। अब दोस्तों इसके प्रथम चांसलर कौन थे, तो इसके प्रथम चांसलर थे दोस्तों गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा दोस्तों गंगा सिंह। और दोस्तों 1921 में दोस्तों इनको प्रथम चांसलर बनवाया गया और दोस्तों ये 1926 तक अपने पद पर रहे। और दोस्तों अगर बात करें कि नरेंद्र मंडल की स्थापना क्यों की गई और किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों ये अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिशकालीन भारत की रियासतों को दोस्तों विधानमंडल रूप प्रदान करने के लिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई, क्योंकि दोस्तों उस समय कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था और दोस्तों उसके वर्चस्व को अंग्रेजों द्वारा कम करने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या फिर नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। ये की गई दोस्तों अंग्रेजों द्वारा। और दोस्तों इसका प्रथम चांसलर किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। ये कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 1921 में और ये 1926 तक अपने पद पर रहे। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1920 में अंग्रेजों द्वारा हुई थी। तो दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले 119वें प्रश्न की ओर। 119वां प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ व अंग्रेजों को मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब दोस्तों ये प्रश्न भी आपके डिलीट कर दिया गया बोर्ड द्वारा, और ये किस कारण डिलीट कर दिया गया, क्योंकि ये चार ऑप्शन ही गलत थे। तो मेवाड़ व अंग्रेजों को मध्य संधि कब हुई थी, तो ये संधि हुई थी दोस्तों 22 जनवरी 1818 में, 22 जनवरी 1818 में। यहाँ पे दोस्तों सन तो 1818 और यहाँ पे भी दोस्तों 1818 है, लेकिन दिनांक दोस्तों आपके गलत थी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में 22 जनवरी 1818 दे रखी है। इस कारण इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ व अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो ये किए गए 22 जनवरी 1818 को।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी दोस्तों संधि से ही संबंधित है कि भरतपुर व अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की। अब दोस्तों अगर संधि की बात करें तो ये संधियां क्यों की गई थी, क्यों की जाती थी संधियां ये दोस्तों, तो ये की जाती थी कि अंग्रेजों द्वारा राजपूतों को कहा गया कि मुसीबत में आप हमारे काम आओगे तो हम भी आपकी मुसीबत में काम आएंगे। इस कारण सभी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की। अब दोस्तों हमें प्रश्न इस प्रश्न में पूछा है, यानी 120वें प्रश्न में पूछा है कि भरतपुर व अलवर ने संधियां कब की। तो भरतपुर की बात करें दोस्तों तो भरतपुर ने संधि 19 सितंबर 1800 दोस्तों 3 में की। और दोस्तों अलवर की बात करें तो अलवर ने संधि दोस्तों नवंबर 1803 में की। अब दोस्तों भरतपुर रियासत पहली रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, और इसके कुछ समय पश्चात ही अलवर रियासत ने भी दोस्तों अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। तो भरतपुर रियासत ने कब संधि की थी, तो ये की थी 29 सितंबर 1803 को, और अलवर ने की थी नवंबर दोस्तों 1803 को। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूत एजेंसी की स्थापना कब यानी कौन से सन में और कहाँ हुई थी। तो दोस्तों राजपूत एजेंसी की स्थापना क्यों की गई, अगर तो इसके कारण की बात करें तो दोस्तों ये एक राजनीतिक कार्यालय था और दोस्तों अंग्रेजों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका उद्देश्य था देशी राज्यों का संग्रह के साथ काम करना। ये भी दोस्तों अंग्रेजों द्वारा ही राजपूत एजेंसी की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ की गई थी दोस्तों, तो ये की गई थी आपके अजमेर में और 1832 में। तो 4 नंबर दोस्तों इसका सही उत्तर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यानी दोस्तों 122वां प्रश्न है, मेवाड़ राज्य प्रजा मंडल की स्थापना खाली जगह के द्वारा की गई। अब दोस्तों ये प्रश्न भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया, क्योंकि दोस्तों ये सभी ऑप्शन गलत थे। क्योंकि दोस्तों मेवाड़ राज्य के प्रजा मंडल की स्थापना की बात करें तो मेवाड़ राज्य के प्रजा मंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में की गई। और ये किसके द्वारा की गई, तो ये की गई दोस्तों माणक्य लाल वर्मा द्वारा। किसके द्वारा की गई, ये की गई माणक्य लाल वर्मा द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे माणक्य लाल वर्मा तो सही है और 24 अप्रैल भी सही है, लेकिन 1940 दे रखा है, जबकि यह संधि 1938 में हुई थी। इस कारण से बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, भविष्य में ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है कि मेवाड़ राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई। तो ये की गई 24 अप्रैल 1938 में और माणक्य लाल वर्मा द्वारा इसकी स्थापना की गई। चलते हैं दोस्तों 123वें प्रश्न की ओर। अब 123वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर के कृत्य की दोगुनी विभत्स कांड बताया। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा किस घटना को दोस्तों दोहरी डायर सही या फिर डायर के कृत्य की दुगुनी विभत्स कांड बताया। तो ये बताया दोस्तों निमोचना घटना को, जो कि दोस्तों मई 1925 में घटित हुई थी। और दोस्तों ये निमोचना करें तो ये है दोस्तों अलवर में है। और दोस्तों उस समय के महाराणा जय सिंह द्वारा लगान की दरों में वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन किया। और दोस्तों 14 मई को दोस्तों 1925 में किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन दोस्तों पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए। इस कारण से महात्मा गांधी ने इस घटना को दोहरी डायर सही या डायर के कृत्य की दुगुनी विभत्स कांड बताया। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला यानी 124वां प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया, यानी प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया दोस्तों मोतीलाल तेजावत द्वारा। ये कब किया गया, तो ये किया गया 1921 में। और ये दोस्तों सिरोही व गुजरात में फैला, बहुत तेजी से फैला एकी आंदोलन। और दोस्तों मोतीलाल तेजावत को
मोतीलाल तेजावत को दोस्तों आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है मोतीलाल तेजावत को। और एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल तेजावत द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। और 2 नंबर आपके इसका सही उत्तर था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों अगला और 125वां प्रश्न है, नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे। अब दोस्तों जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तब दोस्तों राजस्थान की राजधानी एक दोस्तों बड़ा मुद्दा बन गया था। और दोस्तों इस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया जिसके दोस्तों सदस्य थे टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। टीसी दोस्तों पुरी, एसपी सिन्हा और दोस्तों बीआर पटेल। और दोस्तों बोर्ड द्वारा ये प्रश्न भी आपके डिलीट कर दिया गया क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न ही गलत बना, क्योंकि अध्यक्ष के बारे में हम पूछा है लेकिन हमें सदस्यों के बारे में ये प्रश्न बनता है कि इसमें सदस्य कौन थे या फिर इनमें से कौन नहीं थे। तो इसमें सदस्य थे टीसी पुरी जो कि दोस्तों पहले ऑप्शन में है, ये भी बीआर पटेल भी है दोस्तों, और एसपी सिन्हा इस ऑप्शन में नहीं है। तो बोर्ड द्वारा ये दोस्तों प्रश्न डिलीट कर दिया गया। और दोस्तों अगर उस समय की बात करें तो दोस्तों जब राजधानी बनाने का गठन किया, राजधानी बने जा रही थी दोस्तों, तब दोस्तों कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर दोस्तों इसके प्रबल दावेदार थे। लेकिन दोस्तों अंत में जोधपुर और जयपुर के मध्य विवाद खड़ा हो गया और इस कारण एक समिति का गठन किया गया और इसके सदस्य ये टीसी पुरी, एसपी सिन्हा और बीआर पटेल इसके सदस्य थे। और इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि जयपुर को ही राजधानी बनाया जाएगा और अलग अलग दोस्तों जिलों को विभिन्न विभाग सौंपे गए। अब दोस्तों इन विभागों की बात करें, यह भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। तो हाईकोर्ट द्वारा दोस्तों सौंप दिया गया, यानी न्यायिक विभाग ये सौंप दिया गया जोधपुर जिले को। और शिक्षा विभाग की बात करें दोस्तों तो शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर जिले को। और खनिज विभाग की बात करें तो खनिज विभाग दिया गया दोस्तों उदयपुर को। खनिज विभाग किसे दिया गया? यह दिया गया दोस्तों उदयपुर को। और वन एवं सहकारी विभाग दिया गया, वन एवं सहकारी विभाग दिया गया दोस्तों कोटा जिले को। दोस्तों परीक्षा दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण बनता है कि हाईकोर्ट विभाग किसको दिया गया? ये दिया गया जोधपुर को, और खनिज विभाग उदयपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को और वन एवं सहकारी विभाग दिया गया कोटा को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? अब दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है दोस्तों धौलपुर। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जैसलमेर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से बता रहा हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जैसलमेर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर। अब हमें इस प्रश्न में पूछा है कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो ये कितना बड़ा है दोस्तों? ये है 12.67 गुना। तो 3 नंबर दोस्तों इसका सही उत्तर था। चलते हैं अगले प्रश्न यानी 127वें प्रश्न की ओर। अब 127वां प्रश्न दोस्तों, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अरावली की चोटियों का दोस्तों इन सभी में से व्यवस्थित क्रम कौन सा है? ये दोस्तों ऊंचाई के अवरोही क्रम के बारे दृष्टि से हमें बताना है। तो ऊंचाई की दृष्टि से दोस्तों जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ ये दोस्तों इसका सही क्रम है। तो 1 नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब चलते हैं 128वें प्रश्न की ओर। अब 128वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? अब दोस्तों अब राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय की बात करें दोस्तों तो ये है आपके राजस्थान का मैप। अब दोस्तों अक्षांशीय दृष्टि की बात करें हम तो अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से।
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश से क्या है दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और दोस्तों देशांतर विस्तार की बात करें तो देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये दोस्तों किस ऑप्शन में है, ये है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 2 में। यानी अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 2 नंबर दोस्तों इसका सही उत्तर था। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा हो जाएगा क्योंकि दोस्तों हम एक एक प्रश्न की पूरी व्याख्या के साथ व्याख्या पढ़ रहे हैं पूरे प्रश्नों की, तो इसमें तो टाइम लगेगा ही। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये प्रश्न आपके आगामी होने वाले लैब असिस्टेंट की परीक्षा है उसमें महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, और या फिर भले आप किसी भी राजस्थान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। अब अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, यानी 129वां प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। अब दोस्तों राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, तो यह है दोस्तों उत्तरी भरत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 130वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। तो दोस्तों लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार और दोस्तों बोराट पठार ये अरावली पर्वत से संबंधित है, और दोस्तों बघेलखंड का पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है। और दोस्तों अरावली इसके बघेलखंड पठार की बात करें दोस्तों तो ये छत्तीसगढ़ और दोस्तों एमपी में स्थित है। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कि हमें पूछा है कि अरावली पर्वत से संबंध कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये बघेलखंड का पठार है जो अरावली से संबंध नहीं रखता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब 131वां प्रश्न है दोस्तों, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अब दोस्तों ये प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और दोस्तों थोड़ा टेढ़ा प्रश्न भी बनता है कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्तों। इस प्रश्न में पूछा गया कि वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम दिशा में तो बहती है लेकिन पुनः दक्षिण की ओर ही मुड़ जाती है। तो दोस्तों वह कौन सी नदी है, वह नदी है माही नदी। अब माही नदी की बात करें दोस्तों कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है दोस्तों विंध्याचल पर्वत से। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत से। और दोस्तों ये राजस्थान में वागड़ क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, वागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो दोस्तों ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और दोस्तों यू आकार का लूप बनाती हुई पुनः दक्षिण की ओर ही मुड़ जाती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों माही नदी, और ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर था। चलते हैं अब 132वें प्रश्न की ओर। अब 132वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों ये कुछ परियोजनाएं हैं और ये दोस्तों इससे संबंधित राज्य है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर है व्यास परियोजना। यानी व्यास परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो ये है राजस्थान और हरियाणा। अब दोस्तों चंबल परियोजना की बात करें तो चंबल परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, यह है दोस्तों एक तो है राजस्थान और एक है दोस्तों आपके एमपी। एक है राजस्थान और एक है एमपी। और नर्मदा परियोजना की बात करें दोस्तों तो दोस्तों एक तो है राजस्थान और दोस्तों दूसरा भी है एमपी। और माही बजाज सागर की बात करें दोस्तों तो पहला राज्य तो है दोस्तों राजस्थान और दूसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश ना होकर गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या था, इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाद तंत्र का भाग है। अब दोस्तों खारी नदी जो कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। अब बिजराल की पहाड़ियों की बात करें दोस्तों तो बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों राजसमंद में। कहाँ है दोस्तों, राजसमंद में। और दोस्तों खारी नदी किस अपवाद तंत्र का भाग है,
तो खारी नदी है बंगाल की खाड़ी अथवा तंत्र का भाग। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों 134वां प्रश्न है और दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों कोपेन वर्गीकरण की बात करें तो ये राजस्थान का मैप यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा। ये दोस्तों राजस्थान का मैप है जो रेफरेंस मैप है। और दोस्तों कोपेन ने AW राजस्थान के दक्षिणी भाग को कहा और दोस्तों CWG कहा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग को। और दोस्तों अर्धशुष्क भाग को BSHW और दोस्तों शुष्क मरुस्थल को क्या कहा, ये कहा BWHW। तो दोस्तों ये शुष्क मरुस्थल को कहा दोस्तों BWHW। तो दोस्तों ये तो सही सुमेलित है, तो 3 नंबर तो दोस्तों सही है। और दोस्तों BSHW की बात करें जो कि दोस्तों अर्धशुष्क मरुस्थल है, ये भी दोस्तों सही है। और CWG की बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान का उत्तरी भाग, तो दोस्तों ये आपके गलत हो जाएगा, राजस्थान का उत्तरी भाग नहीं है, ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग है। और AW की बात करें दोस्तों तो राजस्थान का दक्षिणी भाग, तो ये भी दोस्तों आपके सही उत्तर हो जाएगा। तो हमें गलत युग्म के बारे में पूछा है तो गलत हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 2 और इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों ये जिले हैं और दोस्तों इन जिलों में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। तो उदयपुर और चित्तौड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उदयपुर और चित्तौड़ में दोस्तों लाल काली मिट्टी पाई जाती है जो कि दोस्तों सुमेलित है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये भी दोस्तों सही है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती, इसमें या तो फिर दोस्तों लवणी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि आपके सही है। तो 3 नंबर दोस्तों आपके सही उत्तर जाएगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर था। अब 136वां प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया क्योंकि दोस्तों इसके उत्तर में दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश अवस्थिति और अरावली, इसके दोस्तों एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे, इस कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। चलते हैं अब 137वें प्रश्न की ओर। 137वां प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो कितने क्षेत्र में दोस्तों सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा जब इंदिरा गांधी नहर का कार्य पूर्ण होगा, तो ये होगा दोस्तों 19.65। तो इसका सही उत्तर था 19.65 लाख हेक्टेयर। तो 4 नंबर दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला यानी 138वां प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों में संसिक्त कैसे हो जाती है। अब दोस्तों पश्चिम राजस्थान में अम्लीय मिट्टी क्षारीय तत्वों में कैसे संसिक्त हो जाती है। अब दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 2 कि मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से ये अम्लीय मिट्टी सारे तत्वों में संक्षिप्त हो जाती है। तो 2 नंबर दोस्तों इसका सही उत्तर था। ये दोस्तों थोड़ा डीपली प्रश्न पूछा गया था, तो 2 नंबर इसका सही उत्तर था। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब आगे प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो आगे दोस्तों 140वां प्रश्न है, 139 दोस्तों नहीं पढ़ा, 39वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है। तो दोस्तों राजस्थान में जो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सबसे अधिक वन कौन से पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती, इसके पश्चात दोस्तों मिश्रित पर्णपाती, इसके पश्चात उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, इसके पश्चात उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर था। तो 139 का दोस्तों सही उत्तर क्या था, इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में निम्नलिखित में किन वन्यजीव परिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जिनपुल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। तो ये कार्य कहाँ प्रगति पर है दोस्तों? तो ये है नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और सरिस्का और माउंट आबू में। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर था। अब चलते हैं 141वें प्रश्न की ओर। 141वां प्रश्न था दोस्तों, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है। तो दोस्तों ये कहाँ उगती है खस घास? ये उगती है भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में। और दोस्तों इस खस घास का उपयोग इत्र बनाने तथा शरबत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं 142वें प्रश्न की ओर। 142वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहा जाता है। तो कुबड़पट्टी क्षेत्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों अजमेर नागौर को, क्योंकि दोस्तों यहाँ के पानी में सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोग इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग थोड़े झुके हुए होते हैं। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 143वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो दोस्तों राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? यह है दोस्तों वर्षा की न्यूनता। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब दोस्तों ये राजस्थान के क्षेत्र है, ये पशु की नस्ल है। अब दोस्तों जब कभी भी पशु की नस्लों के बारे में पूछे तो एक थार पारकर को आप याद रखिए, क्योंकि दोस्तों ये पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। अब दोस्तों ये हमारे राजस्थान का नक्शा अगर इसे माने तो दोस्तों ये सर्वाधिक इस क्षेत्र में पाई जाती है। और इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे थार का मरुस्थल है और ये थार को पार कर पश्चिमी क्षेत्र में आई, क्योंकि दोस्तों इसका नाम है थार पार कर, तो ये थार को पार कर पश्चिमी क्षेत्र में आई, इस कारण ये पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र यानी 3 नंबर में तो आपके सी होगा। तो आप इस ऑप्शन में देख लीजिए दोस्तों कि 3 नंबर में सी किस ऑप्शन में है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में, 3 नंबर में सी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं कि थार पार कर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि ये थार को पार कर पश्चिमी क्षेत्र में आई। अब दोस्तों तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और अन्य नस्लों की बात करें दोस्तों तो राठी नस्ल पाई जाती है उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, कांकरेज पाई जाती है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, और गिर पाई जाती है दोस्तों दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में। यानी ABCD ये दोस्तों सही पूरे मिलान है। तो 2 नंबर इसका सही उत्तर था। चलते हैं अब 145वें प्रश्न की ओर। अब 145वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? अब दोस्तों सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जो सबसे लंबा है तो वो कौन सा है? ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 15। तो 3 नंबर दोस्तों इसका सही उत्तर था। अब दोस्तों इन राष्ट्रीय राजमार्गों को नया नाम दे दिया गया, ये दिया गया दोस्तों NH 68, NH दोस्तों 11 और NH 62। यानी 15 नंबर जो NH 15 है उसको नया नाम NH 68, NH 11 और दोस्तों NH 62 इसको नया नाम दे दिया गया। अब दोस्तों सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है दोस्तों NH 71B, ये सबसे छोटा है। और दोस्तों इसको भी नया नाम दे दिया गया है, ये दे दिया गया है दोस्तों NH 919। ये भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है कि सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? यह है NH 71B, इसको नया नाम दे दिया गया है NH 919। और दोस्तों सबसे वेस्ट की बात करें तो सबसे वेस्ट आपके राजमार्ग है NH 8 और इसको भी दोस्तों नया नाम दे दिया गया है, इसको नया नाम दे दिया गया है NH 48। सबसे वेस्टम कौन सा है दोस्तों? पुराना नाम तो है NH 8 और नया नाम है दोस्तों NH 48 यानी नेशनल हाईवे 48। तो दोस्तों हमें सर्वाधिक लंबा पूछा है तो सर्वाधिक लंबा है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 15 और इसका नया नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, इसका नया नाम है
NH68, NH11 और NH62। तो 3 नंबर दोस्तों आपके इसका सही उत्तर था। चलते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन सर्वाधिक किन जिलों में होता है? तो ये होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में। तो 4 नंबर इसका सही उत्तर था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। तो दोस्तों किन में राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है दोस्तों, यानी सर्वाधिक उत्पादित होने वाले खनिज कौन कौन से हैं? तो ये है दोस्तों जैस्पर, तांबड़ा, पन्ना और वुलेस्टोनाइट। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर था। अब चलते हैं 148वें प्रश्न की ओर। अब 148वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया। तो सबसे पहले फव्वारा सिंचाई पद्धति को किस परियोजना के अंतर्गत अपनाया गया? तो ये अपनाया गया नर्मदा नहर परियोजना को। अब नर्मदा नहर परियोजना द्वारा कौन कौन से राज्य है जो लाभान्वित होते हैं? ये होते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 2। अब 149वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है? अब दोस्तों ये उस समय करंट की दृष्टि से प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न भी दोस्तों बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। और अगर दोस्तों इसके उत्तर की बात करें और दोस्तों उसके वर्तमान की बात करें, अब दोस्तों ये आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से वर्तमान में 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दोस्तों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो ये है दोस्तों 79.76 किलोमीटर। बेहद ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आगे होने वाली परीक्षा में ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। और दोस्तों लैब असिस्टेंट 2016 की परीक्षा का 150वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों जीके का, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? अब दोस्तों पहला कथन है राजस्थान भारत का 100% वुलेस्टोनाइट उत्पन्न करता है, ये दोस्तों सत्य है। और राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, ये भी दोस्तों सत्य है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, ये भी दोस्तों सत्य हो जाएगा। और राजस्थान भारत का 90% जैस्पर उत्पन्न करता है, ये दोस्तों आपके गलत हो जाएगा। राजस्थान भारत का दोस्तों 95% जैस्पर उत्पादन करता है। और दोस्तों राजस्थान में जैस्पर उत्पादन करने वाले मुख्यतः जिले कौन कौन से हैं? ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और दोस्तों उदयपुर। ये भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनता है और आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो जैस्पर का उत्पादन सर्वाधिक करते हैं। तो ये है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा। और दोस्तों राजस्थान भारत का 95% जैस्पर का उत्पादन करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके जीके के 50 प्रश्न। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन दोस्तों पूरी व्याख्या के साथ हमने पढ़ा है तो वीडियो तो लंबा बनेगा ही। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों अड्डा MCQ जीके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।